नमस्ते। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में श्री मोदी जी की एक उपलब्धि गिनाई थी। वह उपलब्धि ये है कि हमारे देश में सेक्युलर शब्द का बहुत बड़ा एक धौंस बना हुआ है और अच्छों के लिए ये कठिन हो जाता है कि उस धौंस को ना माने। लेकिन मोदी जी ने उस धौंस को ध्वस्त करते हुए एक प्रक्रिया चलाई है जिसमें वे भारत के प्रतीक चिन्हों का, भारतीय शब्दों का खुल करके प्रयोग करते हैं। जैसे वे खुल करके केदारनाथ मंदिर में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, खुल करके G20 जैसे कार्यक्रमों में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट्स यू, इस प्रकार का निमंत्रण देते हैं इत्यादि कई सारे मुद्दे मैंने उसमें गिनाए थे कि कैसे वे भारत के संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को आगे लाते हैं। तो आज मैं एक दूसरी उपलब्धि की चर्चा करना चाहती हूँ जो कि कोरोना काल में उन्होंने जिस प्रकार काम किया इसके संबंध में है। मित्रों, कोरोना काल 2019 में आरंभ हुआ और 2020 तक आते आते उसकी व्याप्ति और उसका संकट बहुत ही भयानक हो चला था। एक करीब 125-150 करोड़ वाली जो जनसंख्या है, ऐसे देश में सभी लोगों को ये समझाना और उनसे ये मनवाना इस बात को कि वे मास्क पहने, कोरोना के प्रति सजग रहें इत्यादि के लिए मोदी जी ने बहुत प्रयास किए। आरंभ में तो वैक्सीन या दवाइयाँ ऐसी कोई बात भी नहीं थी और ये आवश्यक था कि लोग मास्क पहने, दूरियां बनाएं, घर से बाहर ना निकलें। लेकिन सबसे बड़ा संकट था वह ये कि लोग क्या करें कि लोग घर से बाहर ना निकलें। तो मोदी जी ने क्या किया कि पहले उन्होंने इस बात को आजमाने का प्रयास किया कि अगर वे आह्वान करते हैं तो उनकी बात को लोग कितना मानेंगे और कितना उस पर आचरण करेंगे। तो मोदी जी ने क्या किया कि सबसे पहले एक टीवी पर आकर लोगों से अपील करते हुए ये कहा कि चूँकि हमारे देश में कोरोना जो है वो संपर्क से फैलता है और जब कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो जाता है तो वह डॉक्टर के पास आता है, अस्पताल में आता है। तो अस्पताल का जो स्टाफ है और अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वे क्या करें? उनके लिए एक तरफ अपने स्वयं के लिए कोरोना हो जाने का संकट है और दूसरी तरफ एक उनके सामने आया हुआ एक रोगी है जो कोरोना के कारण त्रस्त है और उसे वैद्यकीय सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसे समय हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे सारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। लेकिन इस काम को पहचान कर लोगों के सामने रखना और लोगों के मन में ये भाव एक उत्पन्न करना कि हमें इनके प्रति
कृतज्ञ होना है। अब भारतीय संस्कृति कुछ ऐसी है कि भले ही हम स्वयं आगे आकर के किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त ना करते हों, लेकिन कृतज्ञता एक बहुत ही अच्छा सामाजिक गुण है। इसको हम अपने मन में कहीं न कहीं समझते हैं, पहचानते हैं और उसका सम्मान भी हम करते हैं। तो मोदी जी ने इसी भारतीय मानसिकता को समझते हुए एक आह्वान किया कि आइए भारतवासियों, मेरे भाइयों बहनों इत्यादि, जैसी उनकी स्टाइल है, कि हम इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपील थी, एक बहुत ही बड़ा, इसको कहते हैं कि इमोशनल अपील थी और एक आह्वान था लोगों को कि आइए ये लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं इनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। और कैसे व्यक्त करें? बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल, कि एक रविवार का दिन उन्होंने नियत किया और कहा कि इस दिन, इस समय अपने घर में, अपने घर के दरवाजे पर आकर, अपने घर की चौखट पर आकर के आप सब लोग 1 मिनट तक थालियां बजाएं। तो 1 मिनट तक आप अपने दरवाजे से बाहर आकर के थालियां बजाएं। तो उससे क्या होगा कि पूरे देश में एक साथ सारे लोग इस तरह से कर रहे हों, एक पूरे देश में माहौल बनेगा, एक वातावरण निर्मिति जिसको कहते हैं वो होगा। और जब वो हो जाए तो फिर वही हमारे लिए एक सार्वजनिक प्रकटन होगा कि हम पूरे भारतीय एकत्रित होकर सार्वजनिक रूप से हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करते हैं और उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसके लिए हर व्यक्ति को केवल अपना 1 मिनट देना था, लेकिन एक नियत समय पर घर से बाहर निकलकर। और इसके लिए पूरा भारतवर्ष जो है वो बिल्कुल प्रसन्नता से, राजी खुशी तैयार हो गया और कई लाख, कई करोड़ लोगों ने अपने दरवाजे के चौखट पर आकर के थालियां बजा करके इन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपना आभार व्यक्त किया। और सारे लोग खुश कि देखो हमने अपना एक फर्ज 1 मिनट में पूरा कर लिया। लेकिन जहाँ तक मोदी जी को उनका लक्ष्य क्या था, इसको अगर हम सोचें तो उनको ये परखना था कि अगर मैं किसी तरह का आह्वान करता हूँ, कोई एक अपील करता हूँ, तो भारत में भारतीय जनता उसे कितना महत्व देती है, कितना उस पर आचरण करती है। क्योंकि इस प्रकार एक बार परख लेने के बाद और एक बार और परखा, जब उन्होंने कहा कि रात के 9 बजे सारे लोग अपने घर से बाहर निकलकर या छत पर जाकर के अब एक आधे मिनट के लिए अपना मोबाइल का टॉर्च जलाए रखें, तो यह भी एक कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका होगा। तो इसके लिए उन्होंने दूसरा दिन चुना था और दोनों ही बार उन्होंने यह निश्चित किया कि हाँ, लोग उनके इस इमोशनल अपील को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, उस पर आचरण भी कर रहे हैं। ये एक बार पूरे देश में परख लेने के बाद उन्होंने एक घोषणा की
कि अमुक दिन से अमुक तारीख से, मुझे याद आता है कि मार्च 2020 में कभी उन्होंने ये घोषणा की थी कि पूरी तरह से हर कोई अपने अपने घर में रहेगा, कोई बाहर नहीं आएगा। संपर्क बंदी जिसको हम कह सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे और लोग अपने अपने घरों में रहें। अन्यथा यह सोशल डिस्टेंसिंग जो है, इसका पालन 150 करोड़ लोगों से करवाना बहुत ही कठिन था। लेकिन एक वातावरण बनाया, माहौल बनाया, लोगों को लगा, पहले 2 आह्वानों के कारण लोगों को लगा कि हाँ, यह एक वाकई में गंभीर समस्या है और इसके प्रति हर किसी को जागरूक रह करके अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, ताकि खुद को भी खतरा ना हो और दूसरों पर भी संकट ना आए। इसके बाद काफ़ी कुछ महीनों के बाद के समय पर हम आते हैं, जब पूरे विश्व भर में जो प्रगत देश हैं और उन प्रगत देशों की जो फार्मा कंपनियां हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई कि अब हम इस कोरोना के लिए वैक्सीन खोजते हैं। तो यहाँ मैं मोदी जी की दूरदृष्टि को देखती हूँ। हालांकि इस पूरे काल में मेरा व्यक्तिगत मानना ये था कि भारत ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी कि हम इस काल में आयुर्वेद में जो कुछ रेमेडीज़ बताई जाती हैं, दवाइयाँ बताई जाती हैं, काढ़े बताए जाते हैं, उनको हम धड़ल्ले से सामने ला सकते थे और पूरे विश्व में हम उसको फैला सकते थे। मेरे विचार से वह मौका शायद चूक गया, लेकिन यह भी संभव है, मतलब अब इतने वर्षों बाद जब मैं उस बात को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी संभव है कि ये वो समय था जबकि मोदी जी का बोलबाला पूरे विश्व भर में इतना अधिक तो नहीं था कि आयुर्वेद की बात को वो संसार के अन्य लोगों के गले से उतरवा सकते थे। लेकिन हाँ, देश का जो 150 करोड़ का जो मार्केट जिसे हम कह सकते हैं, वो कुछ कम नहीं था। और चूँकि घरेलू दवाइयों की, काढ़े इत्यादि की एक्सेप्टेबिलिटी भारत में बहुत अधिक है, तो इसका उपयोग हम बड़े आराम से, बड़ी सरलता से कर सकते थे। और सरकार की अनुमति हो या ना हो, लेकिन जो मैंने देखा है वो यही बताता है, और जितने आयुर्वेदिक वैद्यों से मैंने बात की है, वो सारी बातें इसी निष्कर्ष पे मुझे पहुंचाती है कि लोग इसका प्रयोग कर रहे थे, आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग लोग कर रहे थे। लेकिन जिस मात्रा में इसका प्रचार पूरे देश में, पूरे विश्व में हो सकता था, और जैसे योग को एक प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मिल गई है, उसी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों की भी एक प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो सकती थी। वो एक मौका हमने खो दिया, ऐसा मुझे आज भी लगता है। लेकिन खैर ये अलग बात है। बात आते हैं हम वैक्सीन की। क्षमा करें। तो जैसे ही संसार के 3-4 विभिन्न प्रथितयश कंपनियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो
वैक्सीन की ट्रायल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोदी जी की दूरदृष्टि का हमें पता चलता है। मोदी जी ने भी ये थोड़ी सी एक बात फैलाई कि हाँ, वैक्सीनेशन की ट्रायल्स हमारे यहाँ भी हो सकती हैं इत्यादि, लेकिन बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक लो की पर, मतलब ये कहीं ना कहीं इसको उन्होंने बहुत अधिक प्रसिद्धि नहीं दी थी। लेकिन हाँ, जब कुछ 2-3 मुख्य कंपनियों ने, अमेरिकी और ब्रिटेन की कंपनियों ने ये कह दिया कि अब हम काफ़ी सारी टेस्ट्स कर चुके हैं, जिसको प्रूविंग कहा जाता है आधुनिक मेडिकल साइंस की भाषा में, कि हाँ, हम इसके ट्रायल्स ले चुके हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि यह वैक्सीन कारगर होती है, और इस तरह का एक वैक्सीन हम बिल्कुल ढूंढने की कगार पर आ गए हैं, और कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में हम इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। तो मुझे स्मरण है कि एक दिन अचानक से मोदी जी ने पुणे का दौरा किया, और पुणे में जो एक इस तरह के कुछ वैक्सीन्स बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी को उन्होंने विज़िट किया। वहाँ से निकले और हैदराबाद गए। हैदराबाद में भी ऐसी ही एक कंपनी जो वैक्सीन की कुछ ट्रायल्स ले रही थी, उसका दौरा किया। इसमें से पुणे वाली जो कंपनी थी वह ब्रिटेन के ही किसी दूसरी फार्मा कंपनी के साथ मिल करके उनके खोज के आधार पर अपनी अलग से कुछ दवाइयाँ, या ये कहें कि उनकी फ्रेंचाइजी लेकर के भारत में दवाइयाँ बनाने वाली थी, वैक्सीन बनाने वाली थी। और ये दोनों, पुणे की और हैदराबाद की दोनों कंपनियां ये कह रही थी, या इस कहने के एक मुहाने पर आ गई थी कि वो जहाँ से वे कह सकती थी कि हाँ, हमारा वैक्सीन भी हम मार्केट में उतार सकते हैं। लेकिन वो कब कहते, कब उनको अपनी मार्केटेबिलिटी पर भरोसा होता और उसे लोग कितना स्वीकार करते, ये अलग बात थी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने पुणे विज़िट किया, हैदराबाद विज़िट किया और दिल्ली गए, और दिल्ली जा कर के उन्होंने एक प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने घोषणा की कि इन दोनों कंपनियों के परीक्षण सफल हो रहे हैं, सफल इस तरह से हो रहे हैं कि अब ये दो कंपनियां अपना वैक्सीन मार्केट में उतार सकती हैं, और बहुत ही शीघ्र उतार सकती हैं। और प्रत्यक्ष में भी उन्होंने इन दोनों कंपनियों को इस तरह से प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया, कुछ सहायता के लिए भी आश्वासन दिया, और एक तरह से पूरी सरकारी सामर्थ्य को इन दो कंपनियों के पीछे खड़ा कर दिया कि आप वैक्सीन बनाओ और उसे हम पूरे देश भर में लोगों को हम टीके लगवाएंगे। अब व्यक्तिगत रूप से मैं वैक्सीन के भी विरोध में हूँ, और मैंने प्रण भी कर लिया कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगी इत्यादि। लेकिन दूसरी तरफ अगर पूरे विश्व का एक माहौल देखा जाए, भारत का भी माहौल देखा जाए, कोरोना फैल रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयों की कमी हो रही है, लोग डर रहे हैं। ये सबसे बड़ी महत्व की बात थी कि लोग डर रहे थे। और मृत्यु का भय तो सबको होता ही है, साथ में ये भी भय होता है कि चलो मैं अपना डर तो किसी तरह से उस पर मैं अपने मनोबल के आधार पर अपने डर को मैं भगा सकती हूँ। लेकिन जो माता पिता के रूप में जो हैं,
वे अपने बच्चों के लिए उस प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के देश एक वैक्सीन को स्वीकार करने के मूड में था और देश के लिए एक बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाना आवश्यक था, जो कि मोदी जी ने स्वयं, मैं कहूँगी कि आगे आकर के 2 कदम आगे चल करके उन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया और पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए हर राज्य में थोड़े थोड़े कुछ हज़ार वैक्सीन के डोसेस भिजवा करके, पर हर राज्य में थोड़े थोड़े प्रकार से ही उन्होंने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आरंभ करवा दिया। और ये ऐसे ऐन मौके पर किया जबकि अगले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन की कंपनी और अमेरिकन कंपनी और चाइनीज़ कंपनी, ये सारी कंपनियां अपना अपना वैक्सीन मार्केट में उतारने के लिए तैयार हो रही थीं, लेकिन भारत में ये घोषणा हो गई और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। प्राय उसी समय अन्य देशों की भी प्रक्रिया उन्होंने भी आरंभ कर दी थी। इसका एक बहुत बड़ा जो लाभ और आर्थिक लाभ भारत को हुआ, जो मैं देखती हूँ, वो ये था कि अमेरिकन कंपनी हो या ब्रिटिश, जो भी संसार भर में जो भी फार्मा कंपनियाँ होती हैं, उन्हें अपना मार्केट वे हमेशा भारत में ढूंढते हैं, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी अधिक है कि कोई भी दवाई, कोई भी नई दवाई तभी यशस्वी कहलाएगी अगर उसे भारत में मार्केट मिल जाता है। तो इन कंपनियों को भारत के मार्केट की अत्यंत आवश्यकता थी और उन्होंने कई प्रकार से सरकार पर ये दबाव लाया कि आप अपना वैक्सीन बंद करो, ये घोषणा करो कि आपका वैक्सीन कारगर नहीं है और हमारा आपसे ज़्यादा कारगर है और आप हमारे वैक्सीन को भारत में लगाने के लिए अनुमति दो। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो कई ऐसे सर्वे रिपोर्ट्स उस काल में हमारी मीडिया हाउसेस ने चलाए थे, जो ये बताते थे कि अमेरिकन वैक्सीन 95% कारगर है या 90% कारगर है, जबकि भारतीय वैक्सीन जो है वो केवल 60% ही कारगर है इत्यादि। लेकिन इस अमेरिकन या ब्रिटिश वैक्सीन को भारत में खुले तौर पर और सरकारी सहायता से प्रसारित करने की अनुमति सरकार ने नहीं दी थी। क्षमा करें, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि हमारा वैक्सीन है और वह भी कारगर है, भले ही 60% कारगर हो पर वह भी कारगर है, और अगर आर्थिक रूप से तौला जाए तो हमारा वैक्सीन अमेरिकन वैक्सीन के तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ता था। सरकारी अस्पतालों में अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो जहाँ तक जनता का प्रश्न है, जनता के लिए तो वह करीब करीब मुफ्त ही था। कभी कभी कुछ महीनों पश्चात ये प्रणाली आई कि चलिए, अगर आपको जल्दीबाजी है और अगर आप पैसे देने के लिए तैयार हैं तो आप पैसे दे करके अपना बुकिंग करवाइए और टीका लगवाइए। लेकिन वो जो पैसे देने थे वो भी कोई बहुत अधिक पैसों की बात नहीं हो रही थी, सामान्य व्यक्ति के जेब के वश की बात थी। जबकि अमेरिकन कंपनी या ब्रिटिश कंपनी अगर हमारे देश में उनके वैक्सीन
ले आते तो उसकी कीमत बहुत ही अधिक, हमारी वैक्सीन की कीमत से करीब 4 से 10 गुना अधिक हो सकती थी। और इन कंपनियों ने भारत सरकार पर इस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया कि उन्होंने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उन्हें भी इस लड़ाई में उन्होंने उतार दिया। पहले तो जितने विपक्ष के बड़े नेता थे उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया कि यह तो भाजपा का वैक्सीन है, यह तो मोदी का वैक्सीन है और हम इसे नहीं लगवाएंगे इत्यादि। कुछ पक्ष के बड़े बड़े जो नेता थे वे विदेश से वैक्सीन लगवा करके भी आ रहे थे, लेकिन इस बात को वे जाहिर तौर पर लोगों के सामने नहीं कह सकते थे, क्योंकि फिर लोग उन पर ये आरोप लगाते कि लोगों को संकट में छोड़ करके आप विदेश जा करके अपना वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसलिए किसी बड़े नेता ने लगवाया भी हो तो वो इसे जाहिर प्रकटन इसका नहीं करना चाह रहा था। और सरकार पर बहुत अत्यधिक दबाव बना कि आप अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनियों को उनके वैक्सीन्स भारत में बेचने की अनुमति दो। लेकिन इसमें हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडारण जो है, वो पूरा का पूरा खाली ही हो जाता अगर हम इस तरह की अनुमति देते, या अगर हम अपना वैक्सीन तब तक सामने नहीं ला चुके होते। तो यद्यपि मैं आज भी मानती हूँ कि आयुर्वेद की दवाइयाँ अधिक कारगर होती हैं ऐसे संकट के लिए, जो कोरोना जैसा जो संकट है वहाँ अधिक कारगर हो सकती थी। और आरंभ में वैक्सीन आने से पहले लोगों के लिए वही एक संबल भी था, लोग वही दवाइयाँ ले रहे थे। लेकिन जो वैक्सीन की जो एक रीच हम जिसको कह सकते हैं, उसकी जो व्याप्ति है, और व्याप्ति से अधिक उसकी जो बड़ी तीव्र गति से जो उसकी अवेलेबिलिटी थी, वह अवेलेबिलिटी आयुर्वेदिक दवाइयों की नहीं थी या नहीं हो सकती थी। तो एक तरह से एक जिसे हम कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर सारे 150 करोड़ की आबादी को बिल्कुल कुछ ही महीनों के अंदर वैक्सीनेशन करवा देना, ये एक जो स्पीड जो आवश्यक थी वह केवल वैक्सीन से ही आ सकती थी। और इस प्रकार जो मोदी जी का एक दूरदृष्टि से लिया हुआ जो एक कदम था, स्टेप था, उसकी मैं बहुत ही प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, क्योंकि वह वैक्सीन हमारे सामने था, लोगों को उपलब्ध हो रहा था। पूरे देश का जो हमारा एक हेल्थ नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हर जगह वो पहुंच रहा था। यही नहीं बल्कि कई अन्य देश जो छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनके लिए भी हम अपना वैक्सीन एक मानवता का विचार रखते हुए हम उन्हें भी अपना वैक्सीन भिजवा रहे थे, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वे कुछ अफ्रीकन देश हों। तो वे देश भी भारत के लिए एक प्रकार से कृतज्ञ हो रहे थे, भारत का सम्मान उनके नज़रों में बढ़ रहा था। और मैं देखती हूँ कि इसी काल में जहाँ
कई बड़े नेता आरंभ में उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो बीजेपी वैक्सीन है, ये हम नहीं लेंगे, हमारे पक्ष के लोग नहीं लेंगे इत्यादि। वे ही आगे चल कर के उन्होंने ये बात फैलानी शुरू कर दी कि जब हमारे देश में अभी भी इतने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाया गया है, तो फिर हम अपना वैक्सीन का स्टॉक अन्य देशों को क्यों भेज रहे हैं, हम अपने देश के जनता का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं, हम दूसरे देशों में अपना वैक्सीन क्यों भेज रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो पूरे इतने बड़े देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को यह संबल दिलाना कि हमारे पास अपना वैक्सीन उपलब्ध है, अच्छी खासी मात्रा में, अत्यल्प कीमत पर उपलब्ध है, देश के हर कोने में उपलब्ध है, और बस कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा में आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इतने बड़े पैमाने पर, इतनी तीव्र गति से, इतनी शीघ्रता से जो हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रहा, सेकंड डोज का भी कार्यक्रम रहा, तो एक तो जनता के पीछे ये संबल बन करके खड़ा रहना कि हाँ, हमारे देश में इसकी दवाई उपलब्ध है और आप तक पहुंच रही है। दूसरा, अगर हम इससे मार्केट में नहीं उतारते तो हमें बहुत अधिक मात्रा में ब्रिटिश या अमेरिकन वैक्सीन खरीदने के लिए हम मजबूर हो जाते। हमारे ऊपर ये दबाव, बहुत अधिक दबाव बन जाता। हालांकि विपक्ष ने बहुत प्रयास किया, अमेरिकन कंपनियों ने बहुत प्रयास किया कि हम भारत में अपना वैक्सीन अलग रख करके उनके वैक्सीन को हम खरीदें और लोगों को वह वैक्सीन हम उपलब्ध कराएं। लेकिन यहाँ मोदी जी की जो दृढ़ता है वह देखने को मिलती है कि इस प्रेशर के आगे वे नहीं झुके, और एक बहुत बड़ा जो हमारा नेशनल आर्थिक नुकसान हो सकता था उसे मोदी जी ने बचा लिया। और बाहरी फार्मा कंपनियों को ये भी एक तरह से भविष्य के लिए आवाहन, चैलेंज दे दिया कि अब हर बार, हर प्रकार से जो तुम्हारी ही धौंस चलती है दवाइयों के क्षेत्र में, उसे हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसे भारत मिटाएगा जरूर। ये भविष्य के लिए इसलिए महत्व का हो जाता है कि अभी भी हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई लड़ाइयाँ लड़नी हैं, जीतनी हैं। कैंसर, डायबिटीज़, इस तरह की दवाइयाँ जो कि लाइफस्टाइल से निगड़ित हैं, वे हमारे देश में काफ़ी हैं, और उनके लिए वैक्सीनेशन जैसा अभी कुछ नहीं है। लेकिन जो लाइफस्टाइल चेंज करके हम उन पर काबू पा सकते हैं, कुछ सरकारी नीतियां बना करके हम कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा संकट, एक दो प्रकार का संकट, एक तो वैक्सीन के लिए अगर हमारा वैक्सीन ना होता तो विदेशी आयातित वैक्सीन के लिए जो मारामारी होती, जो एक पैनिक की सिचुएशन होती कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वह सिचुएशन रुक गई। दूसरी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा बच गया, और इस उपलब्धि को आज तक विपक्ष नहीं समझ सका है। मुझे लगता है कि इस उपलब्धि को आज तक भारतीय जनता पक्ष भी अच्छी तरह से नहीं समझ सका है, और ना ही वे इसके लिए इतना विस्तार से इसको बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि
ये जो वैक्सीन नीति थी, इसे मैं मोदी जी की एक कुशल रणनीति के रूप में देखती हूँ। और स्वयं मैं वैक्सीनेशन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं स्वयं आयुर्वेद के पक्ष में हूँ, लेकिन एक 150 करोड़ जनता के लिए वहाँ जो पैनिक ना फैले, उस पैनिक को रोकने के लिए जो मोदी जी का कदम था, उसकी मैं बहुत ही अधिक प्रशंसक हूँ। नमस्ते। आप वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, मुझे ईमेल करें या कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी करें। वंदे मातरम।